हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो बच्चों, अब तक हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे धातु और अधातु। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है धातु और अधातु। तो बच्चों, वर्तमान समय में लगभग 118 वर्तमान समय में 118 तत्व या परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, इन 118 तत्व या परमाणुओं में से कुछ तत्व धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं। यानी कि धातु कुछ तो धातु हैं, दूसरे नंबर पे अधातु हैं और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे उपधातु। तो ये 118 तत्व धातु, अधातु और उपधातुओं में बटे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से धातु। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु यानी कि बच्चों मेटल। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारे पास धातु। तो धातु किसे किसे कहना है ना बेटा। तो सबसे पहली चीज है धातु, यानी धातु पहला पॉइंट है जो जिनमें धात्विक लक्षण हो। धात्विक लक्षण यानी कि वे तत्व जिनमें क्या पाया जाएगा, धात्विक लक्षण पाया जाएगा। नंबर 2, जो तन्य होते हैं उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, धातु। नंबर 3, विद्युत के सुचालक। ठीक है, जिनमें जो ध्वनि उत्पन्न करते हो। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे जिनमें धात्विक लक्षण हो, कुछ जो तन्य होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, या फिर और हम ले सकते हैं यहाँ से जो आघात वर्धनीय होते हैं। यानी कि हमारे पास 5 गुण होंगे, धात्विक लक्षण हो, तन्य हो, विद्युत के सुचालक हो, ध्वनि उत्पन्न करते हो, आघात वर्धनीय हो। ठीक है, तो जो ये पंचगुण दर्शाएंगे उन सभी को हम क्या कह सकें, धातु कहलाते हैं। हम कह देंगे जो उपरोक्त गुण दर्शाते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे तो हमें ऐसे कुछ तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आयरन यानी केमिस्ट्री की भाषा में क्या होंगे तो बच्चों Fe। नंबर 2, एल्यूमिनियम Al। नंबर 3, कॉपर Cu। 4, चांदी यानी सिल्वर भी कह सकें आप इसे, Ag। ऐसे बच्चों बहुत सारे तत्व हैं जो सभी क्या काम करें, धात्विक गुण दर्शाएं। तो इन सभी को हम धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा विद्युत का जो सुचालक है, मुख्य रूप से सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधातु। धातु यानी कि नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स धातु किसे कहते हैं, तो अधातु नंबर में हम कहेंगे बच्चों सबसे पहले जो विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करी जा सकती। नंबर 2, जो तन्य नहीं होते हैं, जो तन्य नहीं होते हैं।
जो तन्य नहीं होते हैं, जो अघात वर्धनीय नहीं होते हैं, जो अघात वर्धनीय नहीं होते हैं। 4, ये कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यानी कि जो अधातु हैं वे कमरे के ताप पर ठोस भी हो सकें, द्रव भी हो सकें और गैस भी, तीनों अवस्थाओं में मिल सकें। ठीक है बच्चों। तो और उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जैसे हाइड्रोजन, कौन कौन हो सके? हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। ठीक है बच्चों, आदि इस प्रकार के सभी तत्व कैसे हैं? अधातु हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके अधातु के बारे में। तो आपने पढ़ा जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो तन्य नहीं होते हैं, जो अघात वर्धनीय होते हैं, जो कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो सभी क्या कहलाएं बच्चों? अधातु कहलाएं। इनमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो इन सभी तत्वों को हम क्या कह सकें? अधातु कह सकें। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अधातुओं के। तो यहाँ से हम केवल एक अधातु है बच्चों पूरे आपके आवर्त सारणी में, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव है। ब्रोमीन है ना, Br, यो क्या है? कमरे के ताप पर भी द्रव है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में होती है, ये फिक्स है बच्चों। और यदि हम यहाँ से और इसके बारे में जानना चाहें तो हीरा है, हीरे को छोड़ के सभी अधातुएं सामान्यतः मुलायम हुए हैं। तो हीरे को छोड़ के केवल हीरा, कार्बन से ही बात करेंगे यहाँ, कार्बन यानी कि हीरा कैसा है? एक कठोर है, कठोर अधातु है ना। बाकी जितने भी हैं सभी अधातुएं वे सब कैसी होंगे? मुलायम धातु है ना, अधातु। ठीक है। तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह गए, हीरा ठोस अवस्था में रह गए, अधातु है। और बाकी जितने भी अधातु हैं अधिकतर कैसे होंगे? मुलायम अधातु होंगे। ठीक है बच्चों। तो संभवतः आपको सभी अधातुओं का टॉपिक समझ आया होगा। अब बच्चों नया टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ से, उपधातु। उपधातु यानी कि धातु से आगे का पार्ट जो दोनों गुण दर्शाता हो, उपधातु। उपधातु की परिभाषा हम देंगे, वे तत्व या परमाणु जो धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे पास उपधातु हैं वे क्या काम करें? धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करें। यानी कि इनमें धातु के भी गुण हों और अधातु के भी गुण हों, ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। उदाहरण के लिए पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से। तो बच्चों इसके उपधातु के उदाहरण, बोरान B, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Pb, बिस्मिथ
एंटीमनी Sb, जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी Sb, बिस्मिथ Bi, बिस्मिथ Bi और एस्टेटीन At, ये सभी उपधातु हैं बच्चों। इसमें जो एस्टेटीन है, अब की बार 2023 में एक विकल्प में आया था निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो उसमें हमारा विकल्प एस्टेटीन सही था बच्चों। तो हमारे पास ये 7 उपधातुएं हैं जिन्हें हम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सभी उपधातुएं थी। अब हम यहाँ से, क्योंकि मुख्यतः हमारे पाठ का नाम धातु और अधातु है, तो हम यहाँ से धातुओं की कुछ पहचान पड़ेगी, ठीक है बच्चों। इसी क्रम में आगे का पॉइंट है हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक नाम हो रहा है बच्चों सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी तो कहने की से सभी धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव, सभी धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर तथा क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सभी धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर तथा क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों एक सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला में थोड़ी सी एक आवश्यकता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसमें एक नया टॉपिक आया मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा बच्चों? यदि हम कोई एक बीकर लेंगे और उसमें किसी धातु का जल्य विलयन ले लें, सपोज मानने की बात है हमने कॉपर सल्फेट लिया। क्या लिया बच्चों? कॉपर सल्फेट। तो हमने एक कॉपर सल्फेट का जल्य विलयन लिया और इस कॉपर सल्फेट के जल्य विलयन में हमने कॉपर की एक छड़ डुबा दी। क्या करा? कॉपर की एक छड़ डुबा दी। तो छड़ को डुबाने पे इस विलयन में जो विभव उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रोड विभव कहलावे। क्या कहलावे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव। फिर दोबारा पढ़ेंगे, किसी धातु के जल्य विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबाने पर, कॉपर सल्फेट की छड़ को डुबाने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यदि हम केवल धातु की छड़ लेंगे और उसमें उसी धातु को डुबाएंगे तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब हमने यहाँ हेडिंग क्या लिखा था? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हमें क्या करना? एक मानक पूरा करना। मानक पूरा करने में परिभाषा लगभग यही रहेगी। अब हम जो इसकी सांद्रता है 1 मोलर लेंगे। 1 मोलर सांद्रता इसकी और 25 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर। अब हम यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पढ़ेंगे तो यहाँ से बनेगा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रण, है ना बच्चों, 1 मोलर सांद्रण पर किसी धातु के जल्य विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबाने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव कहते हैं। तो बस हमने एक चीज बढ़ाई बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रण, यानी कि जब हम 1 मोलरता का कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं वो 1 मोलरता का लेंगे और टेम्परेचर कितना कर दें, 25 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो जब हम इसी धातु में, इसी धातु के जल्य विलयन में इसी धातु को डुबाएंगे तो एक विभव उत्पन्न होंगे जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव भी समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ से एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे जिसे हमने बहुत अच्छे से याद करने के तरीके के हिसाब से बनाया है, जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने के लिए। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में याद करने के लिए हम रखेंगे ली के बा का ना मुग अल मन जन। हमने बच्चों इसे याद करने के लिए लिखा ली के बा का ना मुग अल मन जन। अब ये टेबल नीचे की तरफ चलती रहेगी, जगह के कारण हम इस तरफ चलेंगे। इसे एक बार पढ़ेंगे, ली के बा का ना मुग अल मन जन, लिख बा का ना मुगल मन जन। फिर आगे चलेंगे, सी आर कर फी सड्डी एन आई निखिल एस एन सुने पीबी प्रॉब्लम है। अब इनके कुछ नाम देंगे बच्चों, कर फी सड्डी फी सड्डी निखिल सुने प्रॉब्लम है। तो बच्चों इससे नीचे का तत्व भी है सी आर, केवल जगह के कारण लिखा जा रहा। तो एक बार फिर मिला के पढ़ें, ली के बा का ना मुग अल मन जन कर फी सड्डी निखिल सुने प्रॉब्लम है। अब आप इसे एक बार में पढ़ सकें, लिख बा का ना मुगल मंजन कर फी सड्डी निखिल सुने प्रॉब्लम है। अब इससे आगे की टेबल पे जो इससे हाइड्रोजन सब कुछ नीचे हैं, हाइड्रोजन सब नीचे हैं, Cu Ag Pd A। ठीक है बच्चों, यहां से हम इसे डायरेक्ट याद कर लेंगे, कॉपर मरकरी AgPt Au, AgPt Au। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे हमें शॉर्ट में याद करने की आवश्यकता थी, इसे हमने एक बनाया। फिर से पढ़ेंगे, लिख बा काना मुगल मंजन कर फिसड्डी निखिल सुने प्रॉब्लम है, कॉपर मरकरी AgPt A। लगभग ये सभी धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में और क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में एक टेबल बनाई, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टेबल खूब समझ आई होगी। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम है, उन नियमों को समझते हैं बच्चों। होवे क्या है, जो भी कोई उपरले वाला तत्व है वो अपने से निचले वाले तत्व को विस्थापित कर दे। कोई भी तत्व अपने से निचले वाले तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। विस्थापित करने का कारण क्या है, उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है कम है किससे, दूसरे उससे नीचे वाले तत्व से। ठीक है बच्चों। दूसरा तरीका, कोई भी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देवे, पर कोई भी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित तब कर देवे जब वो हाइड्रोजन से ऊपर रहा हो। यानी कि हमारे टेबल ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन में है, तो हाइड्रोजन से ये सभी पीबी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ है, सब ऊपर है। तो यदि ऊपर वाला तत्व कोई भी क्रिया करेगा हाइड्रोजन से
अम्लों से तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और नीचे वाले जो हमारे पास 5 तत्व हैं ये विस्थापित नहीं करते। ठीक है बच्चों। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, जो नीचे वाले प्रोडक्ट हैं यानी कि कॉपर मरकरी AgPt Au, यानी कि कॉपर मरकरी चांदी प्लेटिनम और सोना, ये सभी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं? निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं? कारण सहित बताइए, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमें एक कारण भी देखने हैं, स्पष्ट है या नहीं है। ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन हम यहां से ले रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 और प्लस H2। ठीक है बच्चों। हमें एक जो क्वेश्चन मिला और ये पूछ रहा क्या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो हमें अब देखना है, देखो बड़े गौर से ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ये Zn है और ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। ये Zn यानी कि जिंक और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन तो कहाँ है बच्चों? यहाँ है। और Zn कहाँ है? यहाँ है। यानी कि हाइड्रोजन से Zn कहाँ है? ऊपर है। हाइड्रोजन से Zn कहाँ है बच्चों? ऊपर है। तो ये अभिक्रिया क्या है? इस कारण कैसी है? संभव है। हाइड्रोजन से कहाँ होना चाहिए? बस ऊपर ही होना चाहिए, और यहाँ ऊपर है। तो क्या देंगे? यह अभिक्रिया संभव है। यह अभिक्रिया संभव है। ठीक है बच्चों। अब कारण विपिच्छा क्यों लिख देंगे यहाँ? क्योंकि शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn कोमा लगा के हाइड्रोजन यानी कि H2 से ऊपर स्थित है। हाइड्रोजन H2 से ऊपर स्थित है। ठीक है। अतः अम्लों से क्रिया करके Zn H2 को विस्थापित कर देता है। फिर से समझेंगे बच्चों। हमारे पास ये विद्युत रासायनिक श्रेणी थी जो हमने शॉर्ट तरीके से बनाई है। तो ये अभिक्रिया संभव थी। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो पूरी टेबल है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें Zn कहाँ है बच्चों? हाइड्रोजन से ऊपर है। भाई हाइड्रोजन और Zn कहाँ है? यहाँ है, यानी इससे ऊपर है। तो जब ऊपर रहेगा तो अम्लों से, ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन क्या कर देगा? ऊपर स्थित है, इसलिए अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। यदि ये अभिक्रिया रिवर्स हो जाती, यानी कि वो प्रोडक्ट कहाँ हो जाता? नीचे हो जाता, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं रह पाती। देखो बच्चों, और हम आगे उदाहरण समझेंगे। मैं पहले उन्हें नीचे लिख रहा हूँ, AgPt Au। ठीक है बच्चों। AgPt Au। ठीक है। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम पूरी को रखेंगे यहाँ से। अब नए क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। और अगला दूसरी समीकरण हम यहाँ से बना ले हैं। दूसरी समीकरण, यदि हम यहाँ कॉपर लिख दें, कॉपर प्लस H2SO4, तो कॉपर क्या काम करेगा? इसे यहाँ से हटा क्या लिखेंगे हम? CuSO4 प्लस H2। तो पर्सन योग अब भी योग का ये क्या अभिक्रिया संभव है बच्चों? देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन कहाँ है? ऊपर है, और कॉपर कहाँ है? नीचे है। यानी कि आपकी बार कंडीशन क्या बनी? उल्टी बनी। तो क्या कह देंगे? यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्योंकि इसमें विद्युत रासायनिक
श्रेणी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का यानी कॉपर का स्थान H2 से नीचे है। कहाँ है? नीचे है। जब कॉपर ही कहाँ है? खुद ही नीचे है, तो हम यहाँ क्या कह देंगे? अतः Cu अम्लों से क्रिया करके H2 को विस्थापित नहीं करेगा। संभवतः आपके समझ आ गया होगा बच्चों, विस्थापित करेगा या नहीं करेगा। तो आपको बच्चों हम 2 क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं इसी पैटर्न पर, आपको खुद ये क्वेश्चन करने हैं और कमेंट बॉक्स में घेर देना है इनके कमेंट्स की अभिक्रिया संभव है या नहीं। ठीक है बच्चों? Au प्लस H2SO4 इक्वल टू AuSO4 प्लस H2। तो इस अभिक्रिया को आपको बताना संभव है या नहीं, तो कारण सहित आप इसे कमेंट बॉक्स में घेर सकते हैं। एक अभिक्रिया बोल दे रहे हैं हम यहाँ से आपको, Na प्लस H2SO4 संतुलित करेंगे इसे बच्चों, तो क्या बनेगा? Na2SO4 और प्लस में H2। पूरा बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 2 की। तो आपको इन दोनों अभिक्रियाओं को संभव है या नहीं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप क्या बता रहे हैं सर। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी से लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्न कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे यानी इसकी आयरन की कील डालने पर इसका नीला रंग गायब हो जाता है। नीला रंग गायब हो जाता है, जबकि सिल्वर की कील डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? तो बच्चों हम आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ से, आवर्त सारणी से ही संबंधित है। यदि कॉपर सल्फेट का हम जलीय विलयन लेंगे और उसमें हम क्या कर दें? लोहे की कील डाल दें, तो उसका जो नीला रंग है वो कैसा हो जाए बच्चों? गायब हो जाए। जबकि यदि हम चांदी यानी सिल्वर की कील डाल देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमारे सवाल में छिपा हुआ। देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा रहा होगा? नीला रहा होगा। जैसे हमने उसमें आयरन की कील डाली तो नीला रंग गायब हो गया। जब नीला रंग गायब होगा इसका मतलब क्या है? हमने क्रिया करी। जबकि जब हम चांदी यानी सिल्वर की कील डाल देते तब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी उन्होंने क्रिया नहीं करी। कोई भी प्रोडक्ट क्रिया कब करेगा? जब उस प्रोडक्ट से ऊपर स्थित रहा होगा। तो कॉपर से कौन? आयरन कहाँ रहा होगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रहा होगा। देखेंगे एक बार आंसर इसका यहाँ से। तो हम कोई आयरन की कील ली, किस में डाली बच्चों? कॉपर सल्फेट में। जब हम कॉपर सल्फेट में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? FeSO4 बना रह जाएगा और कॉपर कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा हमारे समीकरण के अनुसार। तो हमें देखना था Fe हो रहा और कॉपर हो रहा। हमारे विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर और Fe में अंतर देखो बच्चों। जब आपने वो टेबल याद करी थी तो टेबल में क्या होता? ली कैबा काना मुग अल मंजन कर फी। तो यहाँ आया फी और कॉपर कहाँ था? हाइड्रोजन से नीचे था। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe कहाँ है? कॉपर से ऊपर है। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe कॉपर से ऊपर स्थित है तो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है ना? तो हम कह देंगे क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe
Cu से ऊपर स्थित है, Cu से ऊपर स्थित है, इसलिए अम्लों से क्रिया करके, इसलिए अम्लों से क्रिया करके ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर सल्फेट। पर्सन वाली भाषा देंगे बच्चों यहाँ से, ऊपर स्थित है। अब वो क्या कर रहा है, इसलिए बस जो हमारा सवाल दिया था यहाँ से लिखेंगे इसे, कॉपर सल्फेट के जलने विलयन में लोहे की कील डालने पर इसका नीला रंग गायब हो जाता है। बस यही बात कहेंगे, इसलिए CuSO4 के जल्य विलयन में Fe की कील डालने पर इसका नीला रंग गायब हो जाता। ठीक है बच्चों, बस हमें क्या देखना, बस ये बात देखनी कि प्रोडक्ट किस तरफ है। तो ये जो आयरन था वो कहाँ था, ऊपर है, किससे, कॉपर से। बस बाकी तो क्या बताया, बस ऊपर बताने के बाद हमने यही भाषा दे दी जो उसने दिया था। जबकि इसने दूसरा पर्सन कहा है इसके नीचे, जबकि सिल्वर की कील डालने पर, यदि इसी प्रोडक्ट में हम कील किसकी डाल रहे हैं बच्चों, सिल्वर की। अब यहाँ से अभिक्रिया फिर से चेंज होगी, यानी कि अब हमें क्या गिरना है, यहाँ सिल्वर गिरना। सिल्वर यानी Ag, चांदी को भी क्या है, तो चांदी और सिल्वर Ag का ही नाम है, तो कोई क्रिया नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा होगा, Ag और कॉपर को हम दोबारा से विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ देखेंगे बच्चों। कॉपर कहाँ है, यो है, और Ag कहाँ है, यहाँ है। यहाँ अब की बार अभिक्रिया रिवर्स हो रही, कॉपर कहाँ चला गया, ऊपर है, और Ag कहाँ है, नीचे है। तो हम क्या देंगे, क्योंकि किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag कॉपर से कहाँ स्थित है बच्चों, नीचे स्थित है, ठीक है। जब क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag कहाँ है, कॉपर से नीचे स्थित है, इसलिए सिल्वर की, कॉपर सल्फेट के जलने विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में Ag की कील डालने पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। तो हम क्या देख रहे थे, केवल हमने सवाल की एक भाषा देखी, हमने देखा क्रिया हो रही है। जब क्रिया हो रही है तो जो आपने बाहर से प्रोडक्ट डाला वो कहाँ रहा होगा, दिए हुए प्रोडक्ट से ऊपर रहा होगा। जबकि नीचे वाले में कोई क्रिया नहीं हो रही, तो सिल्वर कहाँ रहा होगा, नीचे रहा होगा दिए हुए प्रोडक्ट से। ठीक है बच्चों, तो ये दो टाइप थे, इसमें तीसरा टाइप देखते हैं यहाँ से, किसकी परत चढ़ाई जा सके, ऐसा परत वाला क्वेश्चन। तो परत में बच्चों क्रियाशीलता हमने जब वो पार्ट पढ़ा था, किस धातु की परत किस पे चढ़ाई जा सके। तो यहाँ से हम एक चीज और देखेंगे, आपने कहा था ऊपर से नीचे की तरफ जब हम चल रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ रहा था पर क्रियाशीलता घट रही थी। तो क्रियाशीलता लगातार घटती जा रही है, ऊपरले वाले से निचले वाले की क्रियाशीलता कैसी है, कम है। तो ऐसे ही जो क्रियाशीलता में कम रहा होगा तो उसकी परत अपने से ऊपरले वाले पे चढ़ाई जा सके। तो एक क्वेश्चन यो भी है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ से आयरन ही ले रहे, Fe पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, किसकी परत चढ़ाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, निम्न का मतलब अब हम यहाँ नाम लेंगे Na, Mg, Cu, Au और एक और ले लो कुछ भी, Li लिथियम। तो पूछा जा रहा आयरन यानी लोहे पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जा सकती है। ठीक है बच्चों,
कारण सहित बताना है। Na, Mg, Cu, Au और Li निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जा सके। तो बच्चों अभी हम पिछले उसमें बात कर ही रहे थे, केवल परत उसकी चढ़ाई जा सके जो Fe से नीचे रहा होगा, यानी कि Fe से कम क्रियाशील होगा। तो Fe कहाँ था, अब हम अपने उसको फिर से याद करें। हमने पढ़ा था ली तो पहले ही आ गया, ली ऊपर है, का, कै, बा, ना, मुग, अल, मन, जन। तो Na यहाँ ही ऊपर आ रहा, Mg यो भी ऊपर आ रहा। फिर हमारा नंबर कहाँ आता है, किसको ढूंढना बच्चों हमें, Fe को। तो Fe देख पा रहे हैं यहाँ है, तो Fe से ऊपर कौन कौन है, Na, Mg और Li। कहाँ है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, Fe से ऊपर है। नीचे कौन कौन है, Cu है और Au है, Cu और Au, Cu और बच्चों और Au, यानी कि जो प्रोडक्ट नीचे है उसकी परत चढ़ाई जा सके। ठीक है, तो हम क्या देंगे उत्तर में इसके, कॉपर और Au, यानी कि सोने की परत चढ़ाई जा सकती है, परत चढ़ाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि कॉपर और Au आयरन यानी कि Fe से कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। ठीक है बच्चों, या आप यही बात बता सकते थे कहाँ स्थित है, नीचे स्थित है। ठीक है, तो कम क्रियाशील थे इसलिए इस पर परत चढ़ाई जा सके। ऐसे आपने कभी देखा होगा शादी ब्याह में महिलाएं क्या काम करें, कोई चांदी का आभूषण लेना और उस पर क्या करें, सोने की पॉलिश करा लें। तो यही कारण उसका बनेगा। देखो चांदी कहाँ है, Ag को कह में, और सोना कहाँ है, नीचे। तो निचले वाले के पल्ले में परत चढ़ा दी, तो इसलिए सोने की परत चढ़ाई जा सके किस पे, चांदी पे। जबकि हम पहले नियम के अनुसार पढ़ रहे थे, पल्ले वाले निचले वाले को विस्थापित कर दे तो वो परत थोड़े समय बाद क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। विस्थापित का मतलब चांदी क्या काम करेगा, उस परत को वापस हटा देगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के तीनों टाइप समझ आए होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों इस पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया या इसका एक नाम है अम्ल राजा, यानी अम्लों का राजा। तो यो एक ऐसा प्रोडक्ट है लगभग सभी धातुओं को गलाने का काम करें। तो बने कैसे ऐसे, एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बच्चों HNO3। एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं HCl। एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ताजे विलयन को अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, लगभग एक भाग नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा विलयन चाहिए। यदि हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो बनने वाली क्रिया क्या कहलाओगी, अम्लराज कहलाओगी। ठीक है बच्चों, हम इसका एक उदाहरण लेकर आए हैं सोने पे। गोल्ड के हम 2 अणु लेंगे और उसका 1:3 करना था हमें। तो 3 भाग जब हमने HNO3 के लिए थे, 9 भाग हमें किसके लेने पड़ेंगे, HCl के लेने पड़ेंगे। तो एक अभिक्रिया हमें मिलकर बनेगी यहाँ से AuCl3 प्लस NOCl और प्लस में 6 अणु जल गए। तो ओरिक क्लोराइड, यानी कि यदि हम सोने जैसी कठोर धातु को भी इससे के साथ क्रिया कराते हैं तो इसको भी वो एक तत्व में बदलता है, दूसरे में किसमें, ओरिक क्लोराइड में। तो ये आप सोने को या फिर प्लेटिनम धातु की भी हम इससे क्रिया पढ़ सकते हैं। तो आपको कोई भी छोटी अभिक्रिया जो भी आपको याद हो सके, ऐसी किसी अभिक्रिया को पढ़ लेंगे या कभी कभार इसकी छोटी परिभाषा पूछ ली जावे परीक्षा में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से धातु क्रम। अब हमें क्या करना है बच्चों, जैसे कोई धातु थी
धातु हमें प्राप्त कैसे होगी। ठीक है बच्चों, उसका एक क्रम है जिस विधि से हम यहाँ से धातुओं को शुद्ध करें और बनाएं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस प्रक्रिया में जो हम पूरे के पूरे सभी धातुओं को प्राप्त करें उस प्रक्रिया को हम कहेंगे धातु क्रम। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, धातु क्रम। तो यहाँ से हम धातु क्रम को पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़े, एक हो गए अयस्क। क्या होगा बच्चों, अयस्क। तो अयस्क सबसे पहले हम किसे कहेंगे, तो अयस्क का मतलब है सबसे पहले हम यदि किसी भी मिट्टी की या कहीं पर खुदाई कर रहे तो हमें कोई एक तत्व पाया तो उस तत्व को हम देख पा रहे कि इसमें लोहे जैसे गुण है। ठीक है बच्चों, तो हम उस तत्व को उठा के ले आए तो वो तत्व कहलाया हमें खनिज। ठीक है, उसमें हमने खोज करी, हमें लगा कि इसमें किसके गुण है, लोहे के गुण है या सोने के गुण है या चांदी के गुण है, तो वो क्या कहलाओगा, अयस्क कहलाओगा। किसका अयस्क, लोहे का, सोने का, चांदी का, जो भी हमें उसमें तत्व में जो से गुण दिखाई दे रहे, तो जिस भी धातु के उसमें गुण रहे होंगे हम क्या कहेंगे, ये उस धातु का अयस्क है। ठीक है बच्चों, तो उस अयस्क में से जो हमें प्राप्त हो रहा है उस अयस्क में से धातुओं को शुद्ध रूप से धातुओं को अलग करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, धातु क्रम कहेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम छोटी परिभाषा पढ़ेंगे धातु क्रम की, धातु क्रम। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चा लिख रहा है वो लिख लेगा अयस्कों से अयस्कों से कम खर्च पर धातुओं को अलग करने की विधियों को धातु क्रम कहते हैं। करने की विधियों को धातु क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो भी हमें अयस्क प्राप्त होगा कम से कम खर्चे पे हमें क्या करना, उस अयस्क में से धातु को हटा लेना, तो उस क्रम को हम क्या कहते हैं, धातु क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको धातुओं के निष्कर्षण को करने के 3 प्रक्रम है। धातुओं के निष्कर्षण के 3 नियम है, 3 नियम या फिर क्या कहते हो, विधि। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमें वो धातु वहां से अयस्कों से निकालनी मुख्य रूप पेन, उसके 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि हम क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़े, सांद्रण करना पड़े अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा। अयस्क के सांद्रण की हमारे पास कई विधियां हैं। सबसे पहली विधि, इस पहले वाले टॉपिक में भी अयस्क के सांद्रण में हमारी पहली विधि, हम यहाँ से यदि किसी अयस्क का को यूज करेंगे तो वो है भौतिक विधि। पहली विधि का नाम है भौतिक विधि। तो भौतिक विधि में यहाँ से कुछ टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि। बी, इसका दूसरा टॉपिक है झाग फ्लावन विधि। झाग, या इसका एक नाम है फेन फ्लावन विधि। ठीक है बच्चों, तो अयस्क का सबसे पहले जब हमें कोई अयस्क मिलेगा तो हमें क्या करना, उसका भौतिक विधि यानी गुरुत्व विधि से पृथक्करण कर देना, या झाग फ्लावन विधि या फेन फ्लावन विधि भी इसका नाम है। इन विधि से हम क्या कर देंगे, उसका सांद्रण कर देंगे। सांद्रण के बाद उसका आवे अपचयन का नंबर। बच्चों किसका नंबर आओगा, अपचयन का नंबर। तो अपचयन हम कैसे करें, तो अयस्क के सांद्रण में पहली विधि क्या थी, गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरी झाग फेन फ्लावन विधि, इसी का दूसरी विधि है रासायनिक विधि।
तो रासायनिक विधियों में बच्चों हम यहाँ से कुछ टॉपिक्स देखेंगे। 2 विधियाँ इसकी भी हैं रासायनिक में। नंबर 1 विधि का नाम है निस्तापन। दूसरी विधि का नाम है भर्जन। दूसरी विधि का नाम क्या है बच्चों? भर्जन। तो हम क्या काम करें, सबसे पहले कोई भी हमें अयस्क प्राप्त होगा तो हम उस अयस्क में से झाग फलावन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से उसमें से थोड़ा सा अयस्क प्राप्त कर लेंगे और उस प्राप्त अयस्क में से जो झाग निकाल के कुछ गंदगी निकल जाएगी उसके बाद उसका निस्तापन या भर्जन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अयस्क का सांद्रण हम इन विधियों में से कर सकें। दूसरा है सांद्रित अयस्क का अपचयन। अब यहाँ से हमें क्या मिला होगा, जो सी भी विधि हमने इसमें लगा दी होगी, फिर यो अयस्क हो गया होगा सांद्रित। तो दूसरी बड़ी हेडिंग है इसकी सांद्रित अयस्क का अपचयन। सांद्रित अयस्क का अपचयन। तो हम सांद्रित अयस्क का यहाँ अपचयन कर रहे हैं, यानी कि उसे अपचयित करते हैं। जो उसमें अशुद्धि रही होगी उस अशुद्धि को हम यहाँ से मिटा देंगे। तो उस अशुद्धि को मिटाने की इसमें भी कई सारी विधियां हैं। नंबर 1 विधि का नाम है परगलन। परगलन विधि। दूसरी विधि है यदि उसमें कहीं एल्यूमिनियम की रही होगी तो एल्यूमिनियम का अपचयन। एल्यूमिनियम का अपचयन। तीसरी विधि है बच्चों इसी में विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन। विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन। ठीक है बच्चों, एक विधि और है नंबर 4 अमलगम विधि। अमलगम विधि। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, इन्हें केवल हम यहाँ विधियों के नाम बता रहे हैं। हमारे कोर्स में सारे के सारे टॉपिक्स नहीं है, हमें बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ ही को। इसके बाद जब हम सांद्रित अयस्क का अपचयन कर देंगे निम्नलिखित में से किसी एक विधि से, फिर इसके बाद हम करें धातु का शोधन। क्या करेंगे? धातु का शोधन। तो तीसरी और अंतिम स्थिति इसकी धातु का शोधन। तो बड़ा हेडिंग तीसरा बना धातु का या धातुओं का शोधन। तो हमारे कोर्स में बच्चों शोधन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ विधियां हैं। पहली विधि का नाम है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, तो यहाँ हम विद्युत तरीके से इसका अपघटन कर सकें। दूसरा पॉइंट हो सके, यानी दूसरी विधि का नाम है दर्वण विधि। दर्वण विधि। तीसरी विधि का नाम है आसवन विधि। आसवन विधि। ठीक है बच्चों, एक विधि का नाम हो रहा है बेसमीकरण विधि। नंबर 4 बेसमीकरण विधि। बेसमीकरण विधि। तो इस विधि में हम बेसमीकरण विधि द्वारा धातु का क्या कर सकें, शोधन कर सकें। तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक में से क्या कर रहा था, जब यहाँ से टॉपिक पढ़ते हुए जा रहे थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था अयस्क का सांद्रण। तो सबसे पहले हमने अयस्क का सांद्रण करना है किसी एक विधि से। जब अयस्क का हम सांद्रण कर देंगे उसके बाद धातुओं का अपचयन करना है, और अपचयन कर देने के बाद हम धातु का शोधन करेंगे। तो सभी विधियों में से कोई एक विधि लगेगी। हम आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना, बस बहुत छोटा सा पढ़ना है इनके बारे में। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट अब जो इसकी इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं, कुछ जो ज़्यादा खास हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे और उनमें से कभी कभार उदाहरण के तौर पर कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस क्रम में बच्चों पहली विधि हम फेन फलावन विधि या झाग फलावन विधि लेकर आए हैं। इसका एक चित्र आपको दिख रहा होगा। तो ये चित्र हमने पहले ही बनाया। एक बड़ा सा कोई सांद्रित अयस्क करने के लिए बड़ा सा बीकर रखे हैं, उसमें हम एक वायु जाने के लिए एक हवा छिद्र छोड़े रखे हैं। इसमें हम क्या करें, पहले से ही अयस्क डाल दें। ये जो पड़े हैं बच्चों, ये निशान से वाले, ये सब क्या है, अयस्क है।
ठीक है बच्चों, इस अयस्क में हम क्या काम करें, यहाँ से वायु प्रवाहित करें। जब इस अयस्क में वायु प्रवाहित करी जाएगी तो इसमें कुछ झाग उठने शुरू हो जाए। ठीक है बच्चों, जैसे आपने कभी भी पानी में सर्फ को डाला होगा और हाथ को घुमाएंगे तो जो सर्फ रहा होगा, जो झाग बनना शुरू हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जो हमारा शुद्ध अयस्क था वो अयस्क कहाँ जाना शुरू कर देगा बच्चों, ऊपर की तरफ इकट्ठा होना शुरू कर देगा। जबकि जो अशुद्धियाँ थी वो कहाँ बैठनी शुरू कर देंगी, नीचे बैठनी शुरू कर देंगी। यानी कि जो अशुद्धियाँ थी वो कहाँ रह जाए, नीचे रह जाए। और जो झाग के रूप में जो हमारा शुद्ध कुछ अयस्क हुआ था वो कहाँ रह जावे, ऊपर की तरफ चला जावे। अधिकतर इस विधि में सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड, ठीक है बच्चों, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करा जाए। अयस्क, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। तो झाग फलावन विधि में यदि कभी कभार आपसे पूछ ले जाए किस अयस्क का सांद्रण करा जाए, सल्फाइड अयस्क का। यानी कि जो सल्फाइड की अशुद्धियां थी उन्हें हम क्या काम करें, झाग फलावन या फेन फलावन विधि द्वारा अलग कर दें। तो इस मेथड को यदि आप लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकें, एक बड़े पात्र में जब अयस्क को डालने के बाद इसमें वायु प्रवाहित करें तो वायु प्रवाहित होने पर इस अयस्क में क्या उत्पन्न हो जाए, कुछ झाग उत्पन्न हो जाए और अशुद्धियाँ कहाँ रह जाए, नीचे। यानी कि सल्फाइड की जो अशुद्धियाँ रही होंगी वो कहाँ बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। और जो झाग रहे होंगे हमारे वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यानी कि एक हमें अयस्क प्राप्त हो जाए यहाँ से ऊपर की तरफ से, जिसे हम क्या कहेंगे, झाग युक्त अयस्क। अब हम क्या करेंगे, इस झाग युक्त अयस्क को यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद यो एक भौतिक विधि थी जिस पर अब हम चलेंगे यहाँ से रासायनिक विधि पर। रासायनिक विधियों में बच्चों हमने वहाँ नाम पढ़ा था निस्तापन और भर्जन। तो कुछ अयस्कों का निस्तापन हो गए, कुछ अयस्कों का भर्जन हो गए। तो हम यहाँ से या तो भर्जन करेंगे इसका या निस्तापन करेंगे, किसका, झाग युक्त अयस्क का। यानी कि झाग युक्त अयस्क क्या कहलाया यहाँ से, सांद्रित अयस्क। इस सांद्रित अयस्क का भर्जन या निस्तापन अब करेंगे। तो देखेंगे बच्चों सांद्रित अयस्क का निस्तापन। निस्तापन हम कैसे करें, तो नया हेडिंग पढ़ते हैं यहाँ से, निस्तापन। निस्तापन, तो निस्तापन की परिभाषा या भर्जन की परिभाषा परीक्षाओं में कितनी बार पूछी गई है। तो हम यहाँ क्या लेकर आए थे, अयस्क लेकर आए थे, कैसा पर, सांद्रित। तो इसकी परिभाषा बनेगी सांद्रित, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के निचले ताप पर गर्म करने की क्रिया, गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी कि हम क्या काम करेंगे, यहाँ से सांद्रित अयस्क को लेंगे वायु की अनुपस्थिति में, वहां वायु नहीं होनी चाहिए। और जो हमने धातु ली थी उसके गलनांक के निचले ताप पे, जहां भी वो धातु गलती होगी उस ताप तक उसे लेके जाएंगे और इसे क्या काम कर देंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे। तो गर्म करने की ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलावे, निस्तापन कहलावे। ठीक है बच्चों, और सामान्यतः ये प्रक्रिया प्रावर्तनी भट्टी में होगा। यह क्रिया प्रावर्तनी भट्टी में होती है। यह क्रिया प्रावर्तनी भट्टी में होती है। ये बात भी ध्यान रखनी है कि यह कई बार पूछा जा चुका, कौन सी भट्टी में निस्तापन करा जाता है, उस भट्टी का नाम है प्रावर्तनी भट्टी। तो बच्चों यहाँ से हम कुछ अभिक्रियाएं इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे अशुद्धियों को दूर करेगा। यदि हमारे पास सोचने की बात है, हमारे पास प्रोडक्ट जिंक का रहा होगा तो हम यहाँ से ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट को लेंगे और इसे क्या कर देंगे, ऊष्मा देंगे। ऊष्मा का मतलब क्या है, बहुत सारा ताप दे रहे, गर्म करते जा रहे इसे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से कुछ अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएगी और हमारे पास ZnO और CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ थी वो सब क्या होती जा रही थी, इसमें से निकलती जा रही थी और हमारे पास क्या बचा रह गया होगा,
ZnO बचा रह गया होगा, जिंक ऑक्साइड। अब हम यहाँ से ऐसा ले जाके क्या करेंगे, अगली प्रक्रिया में, यानी अगली प्रक्रिया क्या बैठेगी बच्चों, या तो ये क्या करता, निस्तापन करता या फिर भर्जन करता। तो यह जब निस्तापन कर दिया तो भर्जन तो करना नहीं होगा, तो यहाँ से आगे लेके जाएंगे हम इसे परगलन में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोडक्ट का परगलन करेंगे इसके बाद। तो अब पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से क्या, भर्जन। तो भर्जन और इसकी परिभाषा में एक छोटा सा ही अंतर है बस। भर्जन, भर्जन और भर्जन का एक नाम हो रहा है बच्चों जारण। भर्जन का एक नाम क्या है, जारण। परिभाषा लगभग सेम है, बस एक छोटा सा अंतर है। सांद्रित अयस्क वायु की, अब यहाँ अनुपस्थिति के स्थान पे बस हम एक शब्द बदल देंगे, क्या, उपस्थिति। सांद्रित अयस्क वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के निचले ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन की जगह क्या कहते हैं बच्चों, भर्जन कहते हैं। भर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रक्रिया को यहाँ से हटा देंगे, सारे स्थिति को भर्जन कहते हैं। अब इसका कोई और नया उदाहरण हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा समझ आए। भर्जन या जारण किसे कह रहे हैं, सांद्रित अयस्क वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के निचले ताप का गर्म करने की क्रिया को क्या कर रहे हैं, भर्जन कह रहे हैं। परिभाषा लगभग सेम है, बस हमने किसको बदला, उपस्थिति को और अनुपस्थिति को। वो उसमें क्या चाहिए था, वायु भी चाहिए, वायु नहीं चाहिए थी, और भर्जन में क्या चाहिए हमें, वायु की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इस विधि में हम क्या काम करें, भर्जन में हमारे पास दो चीज रहेंगे, या तो सल्फर, सल्फर यानी कि S, और आर्सेनिक, आर्सेनिक AS। इनकी अशुद्धियों को दूर कराया सबसे ज्यादा इस विधि में। सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियों के ऑक्साइड बना रहे हैं, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड बना देंगे, यानी कि ऑक्सीजन के रूप में ऑक्साइड बना के बाहर कर दिया जाए। जैसे यदि उसमें कोई हमारे पास प्रोडक्ट रहा होगा अयस्क, उसमें सल्फर की अशुद्धि रही होगी, तो वो ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगी, क्योंकि अब वायु की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाई ऑक्साइड बना देगा, यानी सल्फर के रूप में अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएगी। यदि आर्सेनिक रहा होगा तो आर्सेनिक भी क्या काम करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेने पर वो कुछ तत्व बनावेगा 2AS2O3, इसकी भी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएंगी। तो आर्सेनिक और सल्फर की जो अशुद्धियाँ हैं उसे हम भर्जन विधि द्वारा दूर कर दें। ठीक है बच्चों, यानी कि अब हम यहाँ से पढ़ चुके भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा। अब एक नया टॉपिक बचा, क्या था, अपचयन। यानी कि अपचयन किस विधि से करें थे बच्चों, तो अपचयन करने की विधि, अपचयन की विधि में सबसे पहली विधि का नाम आपने लिख रखा परगलन। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे धातु का क्या, परगलन। परगलन कैसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ नया हेडिंग है परगलन। और परगलन किस में था बच्चों, दूसरे वाले टॉपिक में था, जब हम क्या कर रहे थे, अपचयन कर रहे थे। तो परगलन करने के लिए हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले भर्जित या फिर निस्तापित, भर्जित या निस्तापित, भर्जित या निस्तापित अयस्क में उपस्थित, भर्जित या निस्तापित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की प्रक्रिया, दूर करने की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। तो हमें क्या करना बच्चों, यहाँ से जो हमने भर्जित यानी कि भर्जन से या निस्तापन से जो अयस्क प्राप्त करा था उसकी अशुद्धियों को अभी इस विधि में हम क्या करें, गला दें। गला के दूर करने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, भर्जन कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, और यो
क्रिया जो मुख्य रूप से वात्या भट्टी में हुआ। कौन सी में? वात्या भट्टी। एक भट्टी का नाम है कौन सा? वात्या भट्टी। वात्या भट्टी। तो यो क्रिया जो कराई जाए वो वात्या भट्टी में कराई जावे। ठीक है ना बच्चों? तो होवे क्या है, मान लिया हमारे पास कॉपर रहा होगा Cu2O और कुछ आयरन भी बचा होगा, आयरन S। ये जो हम उदाहरण बना रहे हैं ये कुछ धातुओं से मिला के बना रहे हैं, क्योंकि हम एक सटीक टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ से, है ना बच्चों? तो यो इसके साथ क्रिया करेगा, तो यो बनाने पे Cu के साथ तो कौन जुड़ जाओगा बच्चों? S जुड़ जाओगा, यानी Cu2S, और प्लस Fe के साथ कौन जुड़ जाओगा? FeO जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट बचा FeS, जो मिलके किस में बन गया था? FeO में, यानी Fe के आयरन के ऑक्साइड बन गए, जो क्या करेगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर यो परगलन का हम यहाँ से उदाहरण पढ़ सकें। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से हमने क्या काम करा? किसी धातु को सबसे पहले क्या काम करा था? कोई भी धातु लेंगे उसका क्या करते? झाग फलन विधि से सांद्रण करा, सांद्रण के बाद हमने भर्जन या निस्तापन कर दिया, निस्तापन के बाद क्या करा? परगलन करा। अब लास्ट में रह गया बस क्या बच्चों? शोधन। और शोधन कौन सी विधि? कोई सी भी विधि से हम पढ़ सकें। इस विधि में हम देखते हैं बच्चों कौन सी विधि अच्छी है। हमने 2-3 विधियों के यहाँ नाम लिखे हैं। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे बेसमीकरण विधि। तो बेसमीकरण विधि क्या कहते? अब यहाँ से इसमें जो भी अशुद्धि रहेगी होगी, अशुद्ध धातु को एक अशुद्ध धातु को एक भट्टी में गर्म किया जाता है। एक भट्टी में गर्म किया जाता है, यानी कि जो अशुद्धि रही होगी उसे एक भट्टी में हम यहाँ से क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तथा गलित, यानी कि गल जाने पर जो गलित अवस्था में बना, गलित द्रव्यमान पर वायु, गलित द्रव्यमान पर वायु में झोंका जाता है। यानी कि जब वो अपनी गलित अवस्था में आ जाएगी तो उसमें क्या कर देंगे? वायु में उसे झोंक देंगे और अशुद्धियां क्या हो जाएगा? अशुद्धियां जब हम गरम उसमें गलित अवस्था में जो झोंकेंगे तो जो अशुद्धियां थी वे क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इस विधि में जो हमारी जो भी अशुद्धि थी वो ऑक्सीकृत हो जा और हमें कुल मिला के यहाँ से बेसमीकरण विधि से शुद्ध धातु प्राप्त हो जा। जैसे यदि Mn की अशुद्धि रही होगी तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और MnO के 2 अणु बनाते हुए कुछ अशुद्धि ऐसे बनी रह जाएगी, अशुद्धि के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। यदि उसमें सिलिकॉन की अशुद्धि रही होगी तो प्लस O2 के साथ SiO2 के रूप में निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जावे। तो ये पूरी प्रक्रिया आप पढ़ रहे थे धातु क्रम के अंतर्गत थी। ठीक है बच्चों? अब यहाँ से हमें कुछ धातुएं बनाई जावे जिन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो मिश्र धातु और इस पार्ट का लगभग अंतिम पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का मतलब क्या है? लगभग 2 धातुओं को मिला के बनने वाली धातुओं को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु व अधातु के समान मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। बस इतने देख लेंगे बच्चों इसे। तो हम यहाँ क्या पढ़ पा रहे? 2 या 2 से अधिक धातु हो दोनों, या फिर एक धातु एक अधातु हो पर कैसा मिश्रण बने? समान मिश्रण बनता हो तो उसे हम मिश्र धातु कह देंगे। ठीक है बच्चों?
तो देखेंगे कुछ मिश्र धातुओं के बारे में हम यहाँ से जानेंगे तो कैसे कैसे बने हैं। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एक अंतर बनाएंगे इसका। एक तरफ हम लिखेंगे मिश्र धातु, मिश्र धातु, दूसरे कॉलम में इसमें कर देंगे अवयव घटक, अवयव घटक, उसके कुछ घटक और बाद में उदाहरण, इसका कोई एक आधा उदाहरण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक हम मिश्र धातु लेते हैं। सबसे पहला है पित्तल। ठीक है, तो पित्तल नाम आपने सुना ही होगा। तो इसमें पित्तल में तांबा हो गए, लगभग तांबा 80% रह गए, और जो जिंक है बचा हुआ 20% की मात्रा में क्या रह गए, जिंक है। तो पित्तल की जो धातु बनाए जा रहे हैं वो तांबा 80% और जिंक 20% का मिश्रण है। इससे हम क्या बनावे, बर्तन बनाए जावे, इसकी मूर्तियां बनाई जावे, बर्तन बना देंगे, मूर्तियां बना लेंगे। ठीक है बच्चों, या मेडल जो दिए जावे कांस्य पदक में तीसरे नंबर में मेडल आदि, बहुत सारी चीज ऐसी इससे बनाई जा सके पित्तल से। इसके बाद दूसरा है जर्मन सिल्वर, सिल्वर का नाम है वो जर्मन सिल्वर। तो यहाँ से जर्मन सिल्वर बनाया जावे। जर्मन सिल्वर में तांबे की मात्रा थोड़ी सी मात्रा बदल जावे। अब जब जो तांबा है, तांबा 60%, तांबा 60%, निकिल 20%, तांबा 60%, निकिल 20% और जिंक भी यहाँ 20% लिया जाता है। जिंक भी कितने परसेंट, 20% लिया जावे जर्मन सिल्वर में। इससे भी बर्तन और आभूषण बनाए जावे अधिकतर, बर्तन और आभूषण। और देखेंगे बच्चों कांसा, कांस्य पदक आपने खेलों में देखा होगा, खूब मिले। तो पित्तल यहाँ तांबे की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें तांबा लगभग 88% तक तांबा मिला दिया जावे। और जिंक, अब यहाँ जिंक की मात्रा ही बची और जिंक यहाँ से 12% दिया जावे। ठीक है बच्चों, तो कांस्य पदक जो ओलंपिक वगैरह में तीसरे नंबर के मेडल वाले को दिया जा। ठीक है ना, तो इसकी मूर्तियां बनाने में भी अच्छा खासा काम है, इसका भी मूर्तियां बनाने में। तो ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जिन्हें हम ऐसे कर करके बनावे। इन धातुओं को हम मिश्र धातुएं कहते। तो उम्मीद है बच्चों आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो इस चैप्टर को आप अपनी कॉपी में नोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।